नमस्कार। रात के 9 बजे हैं और हम फिर से हाजिर हैं बिहार एट 9 की इस खास पेशकश में, जिसमें आज हमारी विशेष अतिथि हैं गीताश्री। गीताश्री का नाम काफ़ी है, पर्याप्त है। नमस्कार, स्वागत है गीता जी। इनका परिचय शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया दर्शनी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका परिचय विस्तृत रूप में ना देकर हम लोग बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करें, क्योंकि मुझे लगता है उसमें बेवक़्त वक़्त ज़ाया ना किया जाए। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं बिहार एट 9 के इस कार्यक्रम में हम हर अतिथि को हर क्षेत्र के कला, साहित्य, संस्कृति, खेलकूद एवं अन्य तमाम जगत की हस्तियों को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी उपलब्धियों को साझा करते हैं। तो ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। तो आज इसी सिलसिले में हमने गीता जी को बुलाया है। गीताश्री लेखिका, पत्रकार, विशुद्ध रूप से इन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत ख्याति अर्जित की है, महिलाओं की समस्याओं पे खूब लिखा है और इनसे आज बेबाक बातचीत की जाएगी। इन्हीं की जुबानी आज इनकी उपलब्धियों की चर्चा और इनकी खास किताबों की भी चर्चा। तो आइए, स्वागत है गीता जी। इससे पहले कि मैं शुक्रिया थोड़ा सा दर्शनी। परिचय दूं, स्वागत है, स्वागत है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए, जैसा कि हम लोग अक्सर करते हैं, कुछ पंक्तियां अपनी अतिथि को अर्पित करते हैं। तो इस बार कुछ पंक्तियां आपके लिए, उस शौर्यमयी स्त्री के लिए जिसने वो तमाम स्त्री जगत के लिए एक नजीर पेश की है। उन महिलाओं के लिए आप एक नजीर हैं और आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए भी गीता जी नजीर हैं। तो उनके लिए कुछ पंक्तियां कि जागो जागो आया प्रभात, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात, पूर्वांचल बांधो बांधो किरणे चेतन, तेजस्वी है तम जीवन, आती भारत की ज्योति वर्धन। तो आप ज्योति वर्धन है। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी थैंक का। यू। धन्यवाद गीता जी का धन्यवाद। परिचय लेते चले थोड़ा सा। चुनौतीपूर्ण राजनीतिक पत्रकारिता से लेकर साहित्य, सिनेमा, कला, संस्कृति, स्त्री विमर्श और सामाजिक मसलों पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। पत्रकारिता से जुड़े तमाम माध्यमों में काम करते हुए इन्होंने आदिवासी लड़कियों की तस्करी, नक्सलवाद, सलवा जुड़म और तमाम जलवायु परिवर्तन पे उन्होंने खूब कलम चलाया है। खूब किताबें भी आई हैं और इनकी धाकर पत्रकारिता और रिपोर्टिंग को लेकर भी इनको खूब पुरस्कार, अवार्ड भी मिले हैं और लोगों ने खूब सराहा है। और बीड़ी मजदूरों को लेकर इन्होंने खूब लिखा भी है और बहुत अच्छा लिखा है। बीड़ी मजदूरों की व्यथा को लेकर इन्होंने अपनी किताबों में एक बहुत बड़ा आयाम दिया है। पुरस्कार इतने हैं कि मैं शब्दों में सहेज नहीं सकती हूँ। लगभग मेरे पास 22 ऐसे पुरस्कारों की श्रृंखला है, जो मैं एकाध बताऊंगी, जो बहुत बड़ी पुरस्कार की श्रृंखला में है। गीता जी फिलहाल फिलवक्त मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकार में है, मेरे ख्याल से सदस्य भी हैं। तिलका मांझी राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है इनको, सूरज मारवाह साहित्य अवार्ड भी, रत्न अवार्ड मिला है इनको। और इनकी प्रथम उपन्यास हसीनाबाद के लिए इनको गाथांतर सम्मान भी दिया गया है। स्त्री विमर्श के लिए सावित्री बाई फूले पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय सृजन गाथा सम्मान, साथ ही इलाहाबाद के बैंक द्वारा साहित्य एवं कला क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला इला त्रिवेणी सम्मान। बहुत सारा सम्मान इतना कि शायद पूरा पृष्ठ भर जाए और हमारा ये खत्म ना हो। इनकी तमाम कहानियां और किताबों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो भी सारा पृष्ठ भर जाए और समय निकल जाए तो हम कह ना पाए। इनकी तमाम ऐसी कहानियां हैं। कहानी संग्रह लेडी सर्कल जो काफी पॉपुलर रहा, लिट्टी चोखा और अन्य कहानियां राजपाल एंड सन से प्रकाशित हुई है, काफी चर्चित हुई है। रेखाएं बोलती हैं, भूत खेला और वारिसों की जुबानी, तमाम कुछ एक ऐसी किताबें हैं जिनको वो क्रिटिकली अक्लेम्ड हुआ है। तो आज दर्शक आपसे रूबरू होना चाहेंगे और इसी श्रृंखला में आपसे बातचीत भी करना चाहेंगे। जेएनयू से कई लोग जुड़ रहे हैं हमसे और तमाम अन्य यूनिवर्सिटी से भी लोग जुड़ रहे हैं और आज हमारे समक्ष प्रसिद्ध लेखिका, कथाकार, पत्रकार और जुझारू पत्रकार मैं कहूंगी गीता जी। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में बिहार एट 9 पे। हाँ, शुक्रिया दर्शनी, शुक्रिया जी जो जी लोग जी जुड़ रहे हैं जी, उन सबको मेरा नमस्कार, जरूर। धन्यवाद मुझे झेलने के लिए। सब लोग आ रहे हैं। हाँ, गीता जी ने हाँ 40 से दर्शनी अधिक जी। देशों की यात्राएं की हैं और ये इनकी उपलब्धियों में से एक बहुत बड़ी दर्शनी उपलब्धि है। दर्शनी 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 जब मेरा मानना है कि इंसान जब मुंह खोलता है, जब वो कुछ बोलता जी है, जी जी तो उसका वही जी उसका परिचय है। उसे बोलने जी देना जी चाहिए। उसका परिचय जी, जरूर। इतना भारी भरकम, वो तो आपने कहा था
इसलिए आपने परिचय आपको मिला, और नहीं तो मैं कभी भी मंच पे अगर जाती हूँ तो मैं 2 लाइन से ज्यादा नहीं, मैं पत्रकार हूँ, मैं कथाकार हूँ, मेरे लिए इतना परिचय काफी है, और मैं गीताश्री हूँ, मैं बहुत लंबा चौड़ा। और आपने जो ये किताबों और पुरस्कारों की जो लंबी लिस्ट बताई, वो सब इसलिए है कि कहीं कहीं जरूरत पड़ती है दर्शनी की, कहीं कहीं और हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, जरूर जी, हमारे तो दर्शकों के लिए जरूरी है। तो जी, जो मैंने, लेकिन जो मेंशन करना चाहिए, जो सबसे बड़ा था, वो तो हुआ नहीं, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं पत्रकारिता में सफल हुई। वो था रामनाथ गोयनका पुरस्कार, जिसको पत्रकारिता का ऑस्कर कहा जाता है। वो पुरस्कार मुझे मिल चुका है, तो उससे ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। पुरस्कार हम उसकी भी चर्चा करेंगे। आपने कहा कि मैंने इतना काम किया, इतना देखो, मेरी उम्र अब 50+ हो गई, और पत्रकारिता में 30 साल हो गए मुझे, 30 साल अब होने जा रहे हैं, तो हो गई सदियां, मगर फिर भी है अजूबा, पेड़ अब भी आदिवासी हैं। तो मैं तो अभी क्या बात है, अभी वही कच्ची सी हूँ जो पत्रकारिता में थी। तो जब इतने साल आप 30 साल झोंकेंगे किसी काम में, तो जाहिर है कि आपकी उपलब्धियां होंगी, आपको चीजें, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो आपको पुरस्कार भी मिलेंगे, सम्मानित भी किया जाएगा, बहुत सारी चीजें। बहुत लंबा अंतराल, बहुत लंबा समय मैंने बिताया है, इसलिए ये सब कोई मायने नहीं रखते, ये सब तो काम की राह में आने वाले छोटे छोटे फूल हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो हम लोग इस कार्यक्रम में बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और गीता जी से तमाम बेबाक सवालों पे उनके उत्तर भी लेंगे, और वो जैसे भी हम देख रहे हैं कि वो बहुत बेबाक भी हैं और बड़ी बेबाकी से जवाब भी देती हैं, तो आज इसी बेबाकीपन से उनके बहुत सारे उत्तरों को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो गीता जी, पहला सवाल, कहते हैं कि परंपरागत, जो हमारी परंपरागत समझ है, उस समझ के मुताबिक जब कोई फनकार बहुत गहराई में उतरता है, अपनी कला की गहराई में जब वो उतरता है, तो वो सुलगता है, तभी वो अपने क्राफ्ट को खाली सोने में बदल पाता है। तो गीता जी को, गीता को किसने बदला? हाँ, गीता को गीता के दर्द ने नहीं, गीता को गीता जैसियों के दर्द ने बदला। एक शेर है कि हर एक की आंखों के आंसू है मेरी पलकों पे, हर एक के आंखों के आंसू है मेरी पलकों पे, हर एक के सीने में जो दर्द है हमारा है। तो आप ये जानती हैं कि मैं स्त्री हूँ, और स्त्रियां हमेशा दूसरों की हंसी अपने होठों पे रखती हैं, दूसरे के आंसू अपनी आंखों पे रखती हैं, हमेशा दूसरों को खुश देखना चाहती हैं। ये स्त्री का किरदार है कि वो अपने घर में सबको खुश रखना चाहती है। तो इसलिए सिर्फ मेरा दर्द है, मेरे पास भी दर्द है, मेरे जीवन में भी बहुत स्ट्रगल किया मैंने लाइफ में, उसका दर्द है। लेकिन अब जब मैं जीवन में पीछे मुड़ के और पलट कर देखती हूँ, तो मुझे सब बहुत अच्छा सा लगता है। मुझे लगता है कि धन्यवाद उन दुखों का, धन्यवाद उन मुश्किलों का, धन्यवाद उन संघर्षों का, जिसने मुझे इतना तपा के और इतना मजबूत बनाया कि अब मैं किसी भी चीज का सामना कर सकती हूँ। मुझे बदला मेरे सामंती परिवेश ने, मेरे पारिवारिक माहौल ने मुझे बदला, मुझे बागी बनाया मेरे घर की सारी बंदिशों ने, मुझे बदला मेरे एजुकेशन ने, मुझे बदला मेरे शहर के माहौल ने, मुझे बदला लिटरेचर ने, मुझे बदला मेरे करियर को लेके जो मेरे भीतर एक चाहत थी, मुझे बदला मेरे स्त्री होने ने। बहुत सारी चीजें मिलकर एक मूर्ति का निर्माण बहुत सारी चीजों से होता है। उसमें छेनी हथौड़ा, उसमें एक कलाकार का पूरा माइंड, एक पूरी सर्जना लगती है उसमें, उसको करने में। तो उसी तरह से मुझे बदलने में बहुत सारी चीजों का हाथ है। मेरी सामाजिक परिस्थितियां, मेरा पारिवारिक माहौल, मेरे भीतर की वो इच्छाएं जो मैं लेकर पैदा हुई थी, मेरे वो सारे स्वप्न जो मेरी आंख में अपने आप अखुआने लगे थे, वो स्वप्न नहीं जो मुझे रेडीमेड दिए गए थे, वो सपने जो मैंने खुद अपनी आंखों में भरे। और मुझे लगता है कि हमेशा स्त्री को, जो भी स्त्री अपने अपने सपने खुद देखना शुरू करती है, बुनती है, तो वो सब उसे बदलते हैं। और मैं तो वो अल्केमिस्ट हूँ, वो गरेरिया हूँ पाउलो के, जो अपने सपने का पीछा करते 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 एक छोटे से कस्बे से, छोटे से गांव से अपने पीछा करते 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 एक दिन यहाँ पहुंची। और इस तरह से तो मैंने बहुत पढ़ा। कॉलेज में मैं लिटरेचर में थी, तो BA MA किया, तो वहाँ लिटरेचर पढ़ती थी, तो मैंने कविताएं, कहानियां, जो भी किताबें थी, मुझे किताबों ने खूब पढ़ी आपने।
खूब जी, मैंने जी। हॉस्टल में थी जब मैं, तो चित कोबरा और कमला दास को पढ़ा, रसीदी टिकट पढ़ा। उस समय देखिए एक उम्र होती है रूमानियत की, तो बहुत ज्यादा जी, जी। इंटेलेक्चुअल उस तरह की बौद्धिकता नहीं, लेकिन इस तरह की जो रूमानी रसीदी टिकट थी, और कमला दास की माई स्टोरी, और चित्रा मुदगल का चित कोबरा, इस तरह की किताबें, मरी हुई मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की, इस तरह की किताबें, और मेरी टीचर सब अच्छी थी तो वो मुझे देती थी। तो मैं सच बताऊं कि मैं सपने में भी नहीं सोचती थी कि मैं कभी इस तरह से इतनी बदल जाऊंगी, मैं इतनी बदल जाऊंगी। मैंने कब सोचा था, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि दैट्स मैं इतनी ग्रेट। बदल जाऊंगी, लेकिन सब बिल्कुल, कुछ ने बिल्कुल। मिल के मुझे बदल दिया है। दर्शनी एक मतलब मिनट संघर्ष रुकिएगा, ज़रूर, दर्शनी ज़रूर। एक मिनट, एक मिनट। मेरे ख्याल से गीता जी चली गई हैं। कुछ मैं दर्शकों से माफ़ी चाहूँगी, मेरे ख्याल से आ गई हैं, वो जुड़ गई सॉरी, हैं। नहीं, नहीं, कोई सॉरी, बात सॉरी, नहीं। तो सॉरी। हम ये गीता जी, हम ये कह सकते हैं कि आपकी आपकी आपके संघर्षों ने, आपके जुनून ने आपके क्राफ्ट को बदला, आपके भीतर की गीता को जी, बदला, जी, जी, राइट? तो ये कहीं न कहीं वो भीतर का बदलाव था, वो आग थी जिस तपिश को आप अंदर तक समझ पाईं। जी, जी, अक्सर आपके साहित्य को पढ़ते हुए मुझे ये महसूस होता है, चूँकि मैं भी बहुत नज़दीक से आपको देखा है, आपकी किताबों को पढ़ा है और उस आग की तपन को महसूस किया है। तो मुझे कई बार अक्सर ये लगता है कि जिस बेबाकी से आप स्त्री विमर्श के मुद्दों को उठाती रही हैं और तमाम ऐसे मिथकीय चरित्रों को उठाती हैं जो समाज में कहीं न कहीं विवादास्पद हैं या जिन पे बहुत कम लिखा या सुना या पढ़ा गया, सार्वजनिक तौर पे। तो मेरा ये मानना है कि गीता को ये संबल, ये ताकत, वो अंदर की वो आग कैसे मिली कि वो ऐसे मुद्दों को उठाती है जिस पे अक्सर कलमकार जो है कलम रख देते हैं? देखिए मैं वो स्त्री नहीं हूँ जो ना, मेरे दिमाग में वो सॉफ्टवेयर आप नहीं डाल सकते जो मेरा इनबिल्ट है, कुछ चीजें मेरे इनबिल्ट है। मुझे मेरे दिमाग को जीबी और रैम बढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं वो स्त्री हूँ जो अपने सपने डाउनलोड करना जानती है, और जो अपने समाज के साजिशों को खूब अच्छे से समझती है। मैं बहुत शुरू से ही बहुत बहुत अपने आस-पास चीज़ों को मैं ऐसे देखती थी, स्त्रियों की, जो मैं जिस कस्बे से, जिस गाँव जो से आई हूँ, पीड़ा तो जी, जी। मैंने वहाँ बहुत बंदिशें देखी हैं औरतों को, और हम लोग जिस परिवेश से आए, तो मेरा मन को मतलब उसको क्या बोले, व्यथित होता था, व्यथित होता था। व्यथित, उसके लिए मैं अपने गाँव का एक शब्द बोलना चाहती हूँ, कुहकता था। मेरा दिल हुँ, हुँ, बहुत हुँ। बहुत बहुत कुहकता था। कचोटना बड़ा औपचारिक शब्द है, मेरा दिल बहुत कुहकता था बहुत उनको देख के कि अ, और उसी समय मतलब एक वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी पढ़ लिया मैंने, जब वो जी। दौर था जिसमें, तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं पहले उसने की और नारियां, आग भरा आपके भीतर। जी, जी। हाँ, उसने बहुत आग भरा कि उन्होंने कहा कि पहले की नारियां आग और चिता से इतना प्यार करती थी, अगर जी। वो उतना ही प्यार, अगर वो तीर और तलार से उनको करना चाहिए था। तो मुझे ये लगा कि मैं स्त्री, और चूंकि हर समय समाज में आप लड़की हो, लड़की जात, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, बहुत सारी चीजें, तो आपके भीतर ये सारी चीजें इकट्ठी होती रहती है। तो उसमें मृगनयनी में वो मृगनयनी कहती है ना राजा से, कि मैं ऐसा अंगरखा नहीं बन सकती जिसे जब चाहा आपने उतार कर फेंक दिया। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा कौंधता है कि मैं पुरुष प्रधान समाज की, या जो सामंती परिवेश है, मैं उसकी अंगरखा नहीं बन सकती जिसे जब चाह पहना और जब चाह उतार के फेंक दिया। तो क्या मेरे बात भीतर एक अपना अपना विवेक था जो शुरू से मेरे भीतर था, और मैं एक अलग चेतना की लड़की थी जो अलग तरह से सोचती थी चीजों पर, अलग तरह से चीजों को देखने की दृष्टि मेरी शुरू से थोड़ी अलग सी थी। मैं अलग सी थी, मैं बहुत चंचल और शौक थी, और शरारती थी, और शरारती आज भी हूँ, आज भी नटखटपन है, आज भी बदमाशियां करती हूँ। उम्र का कोई असर नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उम्र का तकाज़ा भी लेकिन नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ। बचपना ज़िंदा रहना चाहिए। नहीं, नहीं, उम्र तो यहाँ है, और ये तो बिल्कुल। मेरा सॉफ्टवेयर मेरा अपना है, इनबिल्ट है, इसमें अलग से किसी को कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसका कनेक्शन बड़ा सॉलिड है। तो जी। ये सब चीजें थी जिसने इतना आग भरा, जिसने मेरे भीतर, और आ, मैंने हमेशा से ये पाया कि स्त्रियों की जो हालत थी अपने यहाँ, कि टूटे हैं हम मगर टूटी है लय नहीं। हमेशा मुझे लगता था कि हमें दबाया गया है,
लेकिन अगर हम मुक्त हो जाएं तो हम दूसरों से बेहतर हो सकते हैं। तो एक चुनौती हमेशा मुझे लगती थी, एक चुनौती। देखिए हमें प्रूव करना था, और जो मेल है वो प्रूव्ड है, वो साबित हो चुके हैं, हमें साबित करना था। तो एक हमेशा लगता था, आज भी मुझे एक छोटा सा भी काम कोई मुझे दे देता है, आपके साथ बातचीत करना भी मेरे लिए एक चुनौती की तरह है। मैं हर चीज को चुनौती की तरह लेती हूँ कि बिना मिले, बिना जाने, बिना तैयारी के, बिना ये जाने कि दर्शनी मुझसे क्या पूछेगी। बहुत सारे लोग लाइव से पहले पूरी तैयारी करते हैं, पूरा सवाल पूछते हैं कि क्या पूछने वाले हो, दे दो, फिर उसका आंसर तैयार करके। मैं कुछ नहीं, मैं खाली हाथ, मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं, मैं ये जानती हूँ कि हो सकता है मैं गलत आंसर दे दूं, मैं ये जानती हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ लेकिन मैं वो बातें नहीं बोलूंगी जो मेरे साथ नहीं हुई। मैं जो भी बोलूंगी दिल से बोलूंगी, मैं देख के या पढ़ के या तैयारी के साथ नहीं बोलूंगी। इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या बात करोगे। तो ये जो चीजें थी वो थोड़ी अलग सी थी, मैं अलग सी थी। और मैं सच बताऊं कि बहुत तटस्थ होकर अब मैं अपने आप को देखती हूँ। मैंने कभी खुद को नहीं देखा था और मैं खुद को चीन नहीं पाई थी। आया है। हाँ, अब ये वक्त आया है जब मैं नौकरी से आजाद हूँ और छोड़ दिया और फ्रीलांस करती हूँ। मैं जर्नलिज्म अभी भी करती हूँ क्योंकि मैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ, PIB एक्रेडिटेशन है मेरा, तो मुझे अखबार की कटिंग देनी पड़ती है साल में एक बार ताकि कार्ड रिन्यू हो सके। तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन अब मैं जब जहां जिधर रहती हूँ उसमें 100% देती हूँ। चाहे प्यार में रहूं, चाहे काम में रहूं, चाहे आपके पास रहूं, अगर आपके पास हूं तो 100%। मैं 100% वाली स्त्री हूँ। नहीं, बहुत तो अच्छी ये बात है सारी गीता चीज जी। जी 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 जी। तो क्योंकि ये अलग बात है कि रिजल्ट वैसा ना मिले, ये अलग चीज है कि मुझे रिजल्ट कई बार 25% का मिलता है, लेकिन मुझे आत्मसंतोष बहुत होता है कि मैंने तो 100 दिया ना, रिटर्न 25 आया बिल्कुल कोई बिल्कुल, बात नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। 100% जहां आप देती हैं वह निश्चित ही परिणाम निकलते हैं, दो राय नहीं इसमें। और वो दिख रहा है, हमारे तमाम दर्शक या पाठक जो आपको पढ़ते हैं लगातार, आपकी बेबाकी को लगातार विभिन्न मंचों से सुनते हैं। मेरा खुद का साक्षात्कार हुआ आपसे एक बार, और मैं तब से मेरे अंदर वो रोल मॉडल है कि गीता जी जैसा बनना है। तो ये सिर्फ आप मेरे लिए नहीं, आप तमाम देश की लड़कियों के लिए आप एक रोल मॉडल है, और ये बिल्कुल होना चाहिए। जिस बेबाकी से आपने अपने आयाम, अपने करियर को एक नया आयाम दिया है, वो बहुत बड़ी बात, वो शिद्दत की बात है। और आपने सच कहा कि 100% आप दे रही हैं तो परिणाम मिलेगा। मुझे यहाँ पे एक बड़ा अच्छा मिसरा याद आ रहा है फिराक साहब का। तो वो आप पे बड़ा सूट कर रहा है कि अक्सीर बना चला आता हूँ, अक्सीर बना चला आता हूँ, एक आँच की कसर है। यानी कि एक क्या बात है, बहुत खूब। आप अमृत में तब्दील हो जाएंगी अगर थोड़ा और तप जाती आँच में, और तपेंगी आप अभी और, क्योंकि अभी पूरा पूरा लम्हा बाकी है, पूरा पूरा वक्त बाकी आग है। जल रही है, आग है, जरूर आग जरूर, है, वो आग ताप बुझी है। नहीं है। नहीं बुझी है। गीता जी को अक्सर बागी पत्रकार माना जाता है। सिर्फ पत्रकार नहीं, वो बागी रही हैं, बड़े बागी तेवर से उन्होंने हर जगह पे, हर मंच पे वो बेबाकी से प्रश्न उठाया है, और इस पुरुषवादी वर्चस्वता वाले समाज में ऐसे ऐसे सवाल ठोके हैं और ऐसे सवाल किए हैं कि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने पुरुषों के लिए छोड़ा है। मुझे लगता है स्थापित मान्यता को चुनौती देना, एक पुरुषवादी स्थापित मान्यता को चुनौती देना कितना कठिन रहा एक बागी पत्रकार के लिए, और सिर्फ बागी पत्रकार के लिए नहीं, एक महिला पत्रकार। नहीं, बहुत ज्यादा। देखिए पहली चुनौती तो यही कि मैंने घर से बाहर कदम निकाला। दूसरी चुनौती कि मैंने करियर अपनी मर्जी का चुना, घर वालों के विरोध में, इच्छा के उनके मना करने जी उनके मना करने के बावजूद। चुनौतियां मैंने बताया ना कि कदम कदम पे चुनौतियां स्त्री के लिए होती है, तो वो इतनी लेकिन वो मिजाज, बागी एक मिजाज होती है। दो तरह से लोग बागी होते हैं, या तो चंबल के डाकू हो जाते हैं जो रिएक्शन में होते हैं, एक होता है कि मिजाज बागी है। मेरे साथ दोनों रेयर कॉम्बिनेशन हुआ कि मिजाज भी बागी था और परिस्थितियां ऐसी हुई कि मुझे बागी होना पड़ा। अगर नहीं होती तो आज शायद आप मुझे खोज ही नहीं पाती, मैं हिंदुस्तान के किसी नक्शे में कहीं नहीं पाई जाती। तो मैं भी एक गुमनाम, गुमशुदा स्त्री, जैसे अनेक स्त्रियां हैं, जैसी मेरी अनेक सहेलियां आज गुमशुदा जिंदगी जी रही हैं, और ये मुझे मंजूर नहीं था। मैं केयर ऑफ से मुक्ति चाहती थी। मुझे केयर ऑफ नहीं, मैंने सबसे बागी, सबसे आपको पहली अपनी हरकत जमीन खुद तैयार करनी थी, आपको अपनी मैंने जमीन सबसे खुद तैयार करनी थी।
सबसे पहली हरकत की कि डाकिये को मैंने बुला के अपने घर में, कस्बे में जब मैं थी मुजफ्फरपुर, उसको डांटा, क्या है सुनो, घर का पता तुम जानते हो, मैं केयर ऑफ बाबूजी और भैया का नाम नहीं लिखूंगी, मेरे नाम से तुमको चिट्ठी लाके देना है, खबरदार क्या जो बात। केयर ऑफ। तो वो मेरे नाम से चिट्ठियां आती थी, तो घर में सब ऐसे देखते थे, अच्छा अपने नाम से चिट्ठी मंगाती है, तो मैं अपने नाम से। वो केयर ऑफ से मुक्ति का बाद में मैंने देखा कि स्त्री विमर्श के जो धाराएं चल रही हैं उसमें एक ये जी भी जी। था कि केयर ऑफ से मुक्ति की धारा है। तो देखिए, अनजाने ही मैंने स्त्री विमर्श नहीं पढ़ा था, मैं स्त्री विमर्श नहीं जानती थी, मैंने तो जीवन में स्त्रियों के हालात देखे थे, उनका मन पढ़ा था, उनकी इच्छाएं, उनकी अधूरी कामनाएं देखी थी, उनकी तड़प देखी थी, उनकी ललक देखी थी, उनको उनको जी जी। उनका उनको कुएं के मेढक की तरह कुएं के भीतर ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते देखा था। तो वो चीजें थी, मतलब मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी थी। आज भी मैं थ्योरी पर अनुभव को प्रमुखता दूंगी, क्योंकि मेरा पूरा जीवन एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। तो मैं थ्योरी नहीं जी जानती हूँ, मैं आज भी स्त्री विमर्श की, अब सिमोन को पढ़ लिया, वर्जीनिया को, जर्मन ग्रेर को, रोजा को, अब तो मैं सिमन सिमन दुनिया की भर बुआ। को, वो जी तो जी। मेरी हमारी देवी है, हम तो दुनिया भर को पढ़ गए। हम्म। लेकिन वो सब जो उन्होंने लिखा है वो सब तो हमने प्रैक्टिस किया, हम प्रैक्टिशनर हैं। मैं विमेन डिस्कोर्स की प्रैक्टिशनर हूँ, हमने प्रैक्टिस किया है, उन लोगों ने किताबों में लिखा है। तो हमारे यहाँ की स्त्रियां, हमारे आसपास की स्त्रियां जो 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 जीवन जीती थी, जो झेलती थी, जो आज भी है, वो कस्बाई जी औरतें, वो ग्रामीण औरतें, तो वो सब मुझे बहुत कचोटता था। मेरा मन जब शाम को सारे पुरुष चौक पर पान खाने और खैनी खाते हुए जब चाय पीते कुल्हड़ में और राजनीति डिस्कस करते थे, उस वक्त रिक्शा से गुजरते हुए मेरा मन करता था कि मैं कूद के उनके बीच में बैठ के उनसे वो सारी बातें करूं। वो जब आप मेरे कहीं ना कहीं दालान वहां से वो पैदा। जी जब दालान पे सारे बुजुर्ग बैठ के बातें करते थे, पुरुष लोग, आंगन में स्त्रियां बैठ के ठहाके लगाती थी, तब मेरा मन करता था कि मैं उसके उनके गोल में जाके बैठ के उनसे बहस करूं, बातें करूं। कई चीजें मुझे डिस्टर्ब करती थी, उस समय वो सब संभव नहीं था। लेकिन वो तब मुझे लगा कि मुझे अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा, और या हर लड़की को अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो बराबरी पर खड़ी होकर बहस कर सके। बिल्कुल। जो उन्नीस समानता की बात कर 18वीं सकते जी 18वीं 19वीं शताब्दी तक की जो गूंगी गुड़ियाएं थी, उनका वो गुड़ियाएं बोलने लगी अचानक से 20वीं शताब्दी में आते आते। तो अब मैं तो 21वीं शताब्दी की स्त्री हूँ, पहुंची हूँ। तो मैं चाहती थी कि उस गूंगेपन से मुक्ति मिले, वो जो चुप्पी है सदियों की स्त्रियों के भीतर, उसका हैं। विस्फोट जी चाहती थी मैं। वही विस्फोट मेरे भीतर से टूट टूट के निकला। मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं इतना क्यों बोलती हूँ, मैं इतनी क्यों बातें करती हूँ, मैं इतना लंबा जवाब क्यों देती हूँ। इसलिए कि भीतर बहुत भरा हुआ है, कहीं कुछ भरा है। बहुत। राइट। और जब तक एब्सोल्युटली। बारूद बचा रहेगा तब तक तब विस्फोट तक होता रहेगा, होता रहेगा। तब तक होता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। जी शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा आपने। अ, गीता जी, हम तमाम अपने देश में, मुल्कों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं कि दुनिया भर के मुल्कों में जो जो महिलाएं हैं वो अपनी खुद मुख्तारी की इबारत खुद लिख रही हैं, अपने 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 हिम्मत से, अपने जुनून से। जैसे आप जैसी तमाम गीताएं हैं जो दुनिया भर के मुल्कों में आ रही हैं और अपने दम पे अपना वजूद क्रिएट कर रही हैं, बना रही हैं, अपनी इबारत, अपनी इतिहास की इबारत खुद गढ़ रही हैं, रच रही हैं। मेरा मानना है कि वो गीता जो जिसका सफर बिहार से शुरू हुआ, दिल्ली तक आकर ठहरा, इस तरह की गीता क्या, इस गीता ने क्या बिहार की गीताओं को प्रभावित किया क्या? और क्या अब वहाँ की गीताओं का क्या हाल है? थोड़ा, चूंकि आपका दौरा होता रहता है, आप जाती हैं अक्सर, हाँ कितना हाँ बदल गया हाँ, है यहाँ? जी जी जी, मैं बहुत जाती हूँ। मैं बताऊं, जब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं मेरे टाइम में जब हम साइकिल चलाते थे तो हमें घर से बहुत डांट पड़ती थी, और मैं चुप के चलाती थी, और जिसकी भी चलाऊं साइकिल टूट जाए तो कहे कि बस साइकिल बनवा दो। तो मैंने बहुत बहुत तकलीफ झेली है कि साइकिल चलाने का मन, और साइकिल चुरा चुरा के, जो गेस्ट मिलने आए, भैया का दोस्त आए, साइकिल बाहर लगाए, वो अंदर में उसका साइकिल लेके बाहर, उधर से तोड़ के आ जाऊं, कुछ करके आ जाऊं तो घर में डांट पड़े, ललचाती थी। मैं जब दिल्ली आई, चार चार जी। 4 साल 5 साल बाद लौट कर जब मैं गई घर, तो मैंने देखा कि घर के बच्चे बड़े हो चुके थे। मेरी भतीजी जो ओके। छोटी सी थी, जिसे मैं छोड़ कर आई थी, वो बड़ी हो गई हम्म। थी और लंबी छरहरी, और वो साइकिल से आई। जब मैं आई तो साइकिल चलाकर उतरी, मेरे कलेजे को इतनी ठंडक पहुंची कि जिस घर के जिस आंगन में साइकिल चलाने के लिए मुझे इतनी डांट पड़ी, लड़कों से दोस्ती तो दूर की बात है, उनकी तरफ झांकना भी पाप था, वहां पे मेरी भतीजी साइकिल से उतर रही है, उसके साथ कोई उसके कॉलेज का लड़का है जिसके साथ ठिठोली कर रही है, हंस रही है। मैंने ये बदलाव देखा, मुझे
इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि जैसे सदियों के जैसे कुछ कुछ जल रहा थी हो, वो पूरी हो गई। किसी जी। मुहाने पे किसी ने उसे ठंडी सी बर्फ की का फाहा रख दिया हो। तो मुझे इतना अच्छा क्या लगा। बात तो है। मैंने नहीं बदला उन्हें, मैंने नहीं बदला, वो माहौल बदला, समय बदला। देखिए कई बार वक्त को आपको बदलना नहीं पड़ता है, वक्त की भी अपनी एक चाल होती है, वक्त का अपना एक गणित होता है। आप वक्त को कई बार आप बदलना चाहते हैं, वक्त नहीं बदलता, वक्त अपने आप भी बदलता है। जो अभी का समय, बिल्कुल बिल्कुल। तकनीक आया वक्त बदल गया, जब जब हम्म। महाभारत आया वक्त बदल गया, रामायण आया, महाभारत, ये वक्त बदल गया। जब जब ऐसी चीजें आती हैं जो वक्त को बदल देती हैं और वक्त बदल जाता है, वक्त बदलने वाली चीज है, वो बदल जाती है। जी जी जी। लेकिन मेरी कहानी या मेरे जैसी अनेक गीताएं, मेरे से पहले बिहार की और लड़कियां थी, जर्नलिज्म हम्म। में बहुत कम थी, पत्रकारिता में बहुत कम थी, लेकिन बहुत सारी लड़कियां थी जो हम्म। एक्टिव थी और दिल्ली में भी थी और बाहर भी गई काफी थी। अच्छा करें। जी। लेकिन देखिए कुछ लड़कियां क्या है, वो निकल के दूर चली जाती हैं, वो लौट के अपने समाज में नहीं आती हैं ये बताने कि मैं तुम्हारे समाज से बाहर निकली हूँ। मैं बार बार जाती हूँ, उनके बीच जाती हूँ, मैं छठ छठ हो या कोई भी चीज हो, मैं जाती हूँ। और कुछ लोग मुझे हसरत से, कुछ लड़कियां हसरत से देखती हैं, हालांकि समय बदल गया है, हसरत से देखती हैं। मैं यंग लड़कियां हैं, मैं उनके साथ उनकी तरह बात करती हूँ, मैं अपना वक्त याद करती हूँ और उनको देखती हूँ, तो मुझे आश्वस्ति होती है कि समय बदल गया। हम चुन्नी ओढ़ के घूमते थे, हम छोटे कपड़े नहीं पहन सकते थे, आज लड़कियां कस्बे में जाइए हर तरह के कपड़े पहनती हैं और चुन्नी से उन्हें आजादी मिल गई। और जो बहुएं साड़ी और सर पे आंचल, अब वो सूट पहनती हैं, आंचल नीचे गिर चुका है, ये सब देख के मुझे। लेकिन जब मैं उस माहौल में थी तो मैं वो कंडीशनिंग मेरी भी हो गई थी, तो मैं भी उन्हीं चीजों में रमी हुई थी, मुझे वो सारी चीजें लेकिन असहज नहीं लेकिन मैं लगती थी। रोकना चाहूंगी, मैं गीता जी रोकना जी। चाहूंगी एक हम्म क्षण के लिए, हम्म कि चूंकि हम्म हमारा जिस परिवेश से हम आए हैं, जिस परंपरागत परिवेश से आप और मैं आते हैं, जिस बिहार की पृष्ठभूमि की हम चर्चा कर रहे हैं, तो कहते हैं कि वो हमारी जिस पृष्ठभूमि में हमारा लालन पालन या पल्लवन हुआ, वो एक महिला की विद्रोहिणी स्वरूप को कभी स्वीकारता नहीं। और चूंकि आप विद्रोहिणी थी और आपने विद्रोह किया था समाज से, उसके चुभते नश्तर से, और समाज की व्यवस्थाओं के खिलाफ आपने आवाज उठाई थी, तो क्या एक विद्रोहिणी स्वर को वहां आवाज मिला? क्या उस समाज ने स्वीकारा जब आप वापस लौटी? बहुत बहुत मतलब वक्त लगा, बहुत मुश्किल संघर्ष भरा हुई शुरू जीवन था। में। जी, बहुत संघर्ष रहा कि घर वालों ने बहुत मतलब संदिग्ध समझा कि ये जर्नलिज्म भी कोई चीज़ है, ये क्या है। और पीएचडी करने गई और जर्नलिज्म करने लगी, पढ़ाई भी छोड़ दिया। और मैं चूंकि कमाने लगी थी तो खुद मुख्तार हो गई थी। तो एक जब हाथ में पैसा आया, पहली सैलरी आई, तो अजीब इतना सुखद एहसास, और जो आत्मविश्वास आया, वो आत्मविश्वास फिर कभी नहीं आया। जो हाथ में अपनी कमाई लेकर, मेरी एक कहानी है मलाई कहानी, उसमें एक इसी तरह की एक लड़की पर कहानी है कि वो मलाई खाना चाहती है, उसके घर वाले इसको नहीं देते हैं। तो जब उसकी सैलरी मिलती है तो पहला काम करती है, जी उस पैसे से जाके मलाई खरीदती है जी और दरवाजे पे बैठ कर सबको दिखा दिखा के खाती है। ये जो पहला आर्थिक निर्भरता जब स्त्री को हो जाए, और जो अपनी जी हथेली पे अपने रखे हुए अपनी कमाई के जो पैसे होते हैं, जो सुख मिलता है आप सोच नहीं सकते। जी जी बागी स्त्रियों का वेलकम नहीं होता। जी जी। मैं लेकिन उसी विद्रोहिणी विद्रोहिणी की बात समाज कर को रही हूँ। समझना चाहिए कि जो विद्रोहिणी स्त्रियां हैं वो दिशाहीन नहीं होती हैं। इस जी समाज को, आपके समय को अगर कोई दशा और दिशा देगी तो वो बागी विद्रोहिणी स्त्रियां ही देंगी। क्योंकि हम वो जी जी भली स्त्रियां नहीं हैं जो घुट घुट के मर जाएंगी। हम इतिहास रचने वाली बुरी औरतें हैं। हम बुरी औरतें हैं। बुरी औरतों का ही इतिहास होता है, भली जी स्त्रियों का बिल्कुल। कोई इतिहास नहीं होता है। तो मुझे बहुत ये बात बहुत। मालूम थी, मुझे बात ये मालूम जी थी कि मैं बुरी स्त्रियां हूँ, बैड गर्ल, गुड गर्ल। तो मेरे भीतर भी एक सॉफ्टवेयर ये भी है कि मैं परवाह ही नहीं करती किसी की, लोग क्या कहेंगे, मैं इसकी चिंता नहीं, कभी मैंने की नहीं। मेरे फादर और जब आए आपके थे इसी मुझसे मिलने अदम्य भी, साहस ने आपको आगे बढ़ाया है, इसी सोच ने आपको आगे बढ़ाया है, आप जहाँ पे इस हैं शायद। अगर हाँ, अगर ये सोचती रहती कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, आज भी ये दुनिया वाले हैं, ये तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जी आप किसका मुंह बंद करेंगी। मैं तो बिल्कुल। तुगलक नाटक का एक डायलॉग हमेशा याद रखती हूँ कि तुगलक कहता है अपने सेनापति से कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे इस जी बात की चिंता है कि लोगों के दिलों में मेरे लिए गलतफहमियां ना जी जी बिल्कुल। हो। मुझे इसी बात की हमेशा चिंता रही कि आप मेरे बारे में गलतफहमियां रखने का आपको कोई हक नहीं है।
अगर आप मेरे बारे में इतने बिल्कुल चिंतित हैं तो आप मुझसे मेरे बारे में पूछिए। मेरे बारे में गलतफहमी रखते हैं, जी इसका मतलब आप अपनी इतनी एनर्जी है आपके पास कि आप मेरे पीछे मेरे बारे में खर्च करते हैं, तो ईश्वर आपको इसमें बरकत दे, आप अपनी सारी एनर्जी मेरे पीछे लगाएं और मैं इतनी ताप और इतनी ऊर्जा से भरी रहूं कि आपको ये काम मिलता रहे, आपकी बेरोजगारी खत्म होती रहे। इसलिए मुझे चिंता नहीं कौन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, समाज क्या कहेगा, इसकी परवाह नहीं। इसकी परवाह करती तो मैं कभी घर से कदम बाहर नहीं निकालती। मैं बता रही हूँ आपको नहीं वो कि ये तो ऐसा स्वभाव था, जी अच्छा जी हुआ कि ये स्वभाव मेरा था, नहीं तो मैं कभी नहीं निकल पाती। मैं सही बता रही हूँ कि नहीं, आज आपने गीता उस श्री आपने कहीं उस किसी जटिलताओं किताब को कहीं किसी तोड़ा है, पढ़ने में नहीं बिल्कुल मिलती। आपने उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज जी, उठाई है। तो नहीं तो मिलती। बिल्कुल, और वो स्वतंत्रता, वो आजादी शायद नहीं हम लोग मिलती। वो लड़की नहीं थी। मैं वो स्त्री, वो लड़की नहीं थी जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। हम्म बहुत सारी स्त्रियों को माहौल मिलता है, बहुत प्रोग्रेसिव। मेरे साथ की कई दोस्त थी मेरी जो बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली में थी, बहुत हम्म प्रोग्रेसिव फैमिली थी उनकी, और उनको सारी आजादी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसको उसके मतलब उसको हर तरह की आजादी थी, वो खुद से शादी भी कर सकती थी, वो कोई भी करियर अपना सकती थी, वो विदेश पढ़ने जा सकती थी, उसको पूरी छूट थी। उसने कुछ नहीं किया, वो घर में ही रही, घर में रहना उसे अच्छा लगा। मुझे कोई आजादी नहीं थी, मेरे पास कोई बहुत सुविधाएं नहीं थी, एक जी सिर्फ जी पढ़ाई थी, पढ़ाया जा रहा था। उस एजुकेशन को टूल बनाकर अपने भीतर की हिम्मत को जुटाकर और मेरे भीतर जो बागीपन, जो साहस, फिर साहस लोग था। क्या कहेंगे, जी जी लोग क्या कहेंगे की परवाह न करने की जो आदत है, उसकी वजह से मैं इतना काम कर पाई। मैं नहीं कहती कि मुझे जी बहुत जी उपलब्धि मिली है, मैं झूठ मूठ का उपलब्धियों का रोना नहीं रोऊंगी कि या गुण नहीं गाऊंगी मुझे इतनी, अभी तो कुछ भी नहीं किया यार, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो जी बिल्कुल पाना बिल्कुल नहीं करना है। मैं हमेशा, देखो मेरी सोच इधर बहुत बदल गई है कि मुझे क्या पाना है। मैं सचमुच, लोग कहेंगे कि ये इनमें थेरी भाव आ गया है या संतई आ गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, संतई नहीं आई, नहीं मुझे नहीं, आपने आपने किया है। मुझे जिस ज्ञान जिस प्राप्त हद हुआ, तक मुझे आप जी जिस हद तक आपने उपलब्धि आ चुके हैं, हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं, हाँ, दर्शक दीर्घा से कुछ, कि आपने जो आप अब तक हासिल किया वो बहुत अपरिमेय है, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। नहीं नहीं, और मैंने मुझे कहा मुझे ना, ज्ञान आ आप गया है, लोगों हम्म मुझे ये और आप ज्ञान आ लोगों गया के लिए है नजीर बनी कि हैं। मुझे जी मुझे ज्ञान आ गया है कि मुझे क्या करना है, मुझे इस पे ध्यान देना है, मुझे क्या मिलेगा इस पर ध्यान नहीं देना है। मुझे बिल्कुल बिल्कुल। इन पिछले बातचीत का 2 सालों सिलसिला में हम बहुत कुछ सीखा है। जी जी बातचीत जी बातचीत का, इस बेवाकी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और अभी हम और भी कुछ सवालात और सीधे जवाब चाहेंगे गीता जी से। और बहुत जी हमारे दर्शकों को बहुत खुशी हो रही है कि आप एकदम तलवार की तरह सीधी जवाब दे रही हैं और बेबाक जवाब दे रही हैं, बहुत जैसा आपका चरित्र है, बेबाकी से आप उसका उत्तर भी दे रही हैं। गीता जी, चलते हैं कुछ किताबों की तरफ। आपने खूब किताबें जी लिखी हैं, और तमाम ऐसी जी किताबें लिखी हैं जो खास तौर से शोध आधारित किताबें हैं, आपने रिसर्च किया है। और ग्राउंड जी रियलिटी में आप छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा गई हैं, मेरे ख्याल से उस आई डोंट नो सुंदरबन गई हैं, मेरे ख्याल से आप सुंदरबन पे भी आपकी किताबें हैं। जी जी आपने बीड़ी बीड़ी उत्पादकों पे भी किताबें लिखी हैं, आपकी खूब सारी किताबें ऐसी आई हैं जो शोध परक किताबें रही हैं, जिसपे आपने खूब जी रिसर्च किया है ग्राउंड पे। तो मैं उसी सिलसिले में कुछ कहूंगी कि जैसे अगर हम वर्तमान मौजूदा स्थिति में बात करें, तो जो किताबें हमारे सामने आ रही हैं, 20वीं सदी के बाद की जो किताबें हैं, वो मनुष्य से एक खास तरह का प्रश्न करती है। वो प्रश्न करती है, उसमें कई तरह के आप देखेंगे, आप खुद एक बड़ी लेखिका हैं, पत्रकार भी हैं। उन किताबों में खास तरह का चित्र मिलता है, युद्ध में झुलसी हुई जो एक मानवीयता है, उसकी संवेदना दिखती है हमें। उस किताबों में आप देखेंगे तो मनुष्य के प्रति एक खास चिंता है। तो और उसमें एक और बात जो अक्सर कई मंचों से उकेरी जाती है और कही जाती है कि औरत और मर्द के बीच जो एक खास तरह की उपयोगितावाद पनप रहा है। इस जी बारे में क्या कहेंगे? मुझे अक्सर ये प्रत्यारोप और आरोप देखिए, लगाए जाते हैं कि भाई दो दो दो, महिलाएं दो आपने, उपयोगितावाद की शिकार हैं। हाँ, आपने 2 सवाल किए, पहले आखिरी सवाल का पहले जवाब दूंगी, शोध वाले पे बाद में आऊंगी। ये जो उपयोगितावाद, ये स्त्रियों पे क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि इसका वही मैं मतलब इसी पहले से का सवाल चाहती हूँ। इसका मतलब पहले से आप उपयोगितावादी थे, आपके लिए हम्म स्त्री उपयोगी थी, इसलिए आपने उसको रसोई में बंद कर दिया। स्त्री आपके लिए हम्म उपयोगी थी। धूमिल की कविता है ना कि पुरुषों ने जब हम्म जब तुम्हें घर दिया, तुम्हारा पेट बच्चों से भर दिया। जी धूमिल की बिल्कुल कविता बिल्कुल। है कि हम्म स्त्री पुरुष ने जब जब तुम्हें घर दिया, तुम्हारा पेट बच्चों से भर दिया। आपके लिए बहुत स्त्री बढ़िया। उपयोगी थी, आपने हम्म एक घर बनाया, कबीलों से जी निकल के आपने घर बनाया, उसमें आपने जिम्मेदारी घर पूरे एक बेताल की तरह स्त्री के कंधे पे लाद दिया। बच्चे पैदा करो, जी बच्चे पालो, घर देखो, हमारे लिए खाना बनाओ, हमें खुश रखो, हमें खुश रखने का। तो
स्त्रियां सुख सबसे सुविधा का ज्यादा साधन। उपयोगी हैं जी। पुरुषों के लिए। बाद में अब रिश्ते क्यों नहीं बदलेंगे? जब स्त्री बाहर निकलेगी, स्त्री पढ़ेगी लिखेगी, तो स्त्री जब कमाएगी, स्त्री को जब समझ में आएगा कि उसे उसका कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसको हो रहा है, सेक्स स्लेव शोषण में, हुआ। उसकी गुलामी ने उसको सेक्स स्लेव में बदल के रख दिया, तो तब तो हम्म बदलेगी स्त्री। तो स्त्रियां उपयोगितावादी हो गई। फायदा उठाया हम्म सदियों से आपने, स्त्रियां उपयोगितावादी हो गई, क्योंकि उनको अपने हक की समझ में आ गई, विमेन राइट्स समझ में जी। आ गए उनको। उन्होंने अपनी कामनाओं को, उन्होंने कान लगाकर अपनी धड़कनों को सुना, जी। उन्होंने अपनी छाती पे हाथ रखकर अपनी धड़कनें सुनी, अपनी देह को छू के अपनी कामनाओं को समझा, अपनी आंखों को अपने आईने में देख के समझा कि यहाँ कौन कौन से सपने कपकपाते हैं। औरतों ने अपने को, एक कविता मुझे याद आती है महेश्वर जी की, आसपास जंगली हवाएं हैं मैं हूं, पोर पोर जलती समिधाएं हैं मैं हूं। ये स्त्रियों को समझ में आ गया कि आसपास की दुनिया है, ये घर है, ये बच्चा है, ये परिवार है, और मैं हूं। स्त्रियों को मैं का जब बोध हुआ और उन्होंने अपने को देखा, पलट के खुद को खोजा, मैं तो कहती हूँ स्त्री ने इस सदी में अपने को खोजा। आप देख लीजिए इस समय पत्रकारिता में, साहित्य में, किसी भी फील्ड में देख जी। लीजिए, आप लिटरेचर की बात करिए, इस समय साहित्य सारा का सारा टिका हुआ है स्त्रियों पर। ये स्त्रियों की सबसे तलाश का अधिक स्त्रियां लिख रही हैं, एक सदी है। सबसे अगर हम अधिक यूं स्त्रियां कहें लिख कि रही हैं। जी 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 जी, स्त्रियों स्त्रियों के ने इस बोला, की तलाश की सदी चल जी रही है ये। जी, तो स्त्रियों ने, ये गुमशुदा स्त्रियों की तलाश का, इसीलिए तो मैंने बारिशों की जुबानी किताब लिखी, कि जो हमारी दादी, हम्म। नानी, मामी, चाची, जो माएं जो खप गईं, जो जिनकी जी। नींव, जो हमारी नींव है, जिनकी बुनियाद पे हम लोग खड़े हैं, हमें उनको, हमारी पुरखिनों को याद करना चाहिए। हम्म तो इसलिए ये, अब मैं ये सिलसिला आपको शुरू हुआ। कि हाँ, नहीं, मैं एक चीज कहना चाह रही थी कि स्त्रियां वो घोड़ी थी जिसने अपनी वल्गाएं अपने हाथ में थाम ली। तो आप जी। कहने लगे कि हमारे अस्तबल की घोड़ियां उपयोगितावादी हो गई। स्त्री पुरुष संबंध तो बदले हैं, बहुत बदले हैं। अब स्त्रियों ने नहीं, ना सवाल कहना सवाल ये सीख भी लिया है है। गीता जी। हाँ, सवाल स्त्रियों ने गीता ना जी ये कहना भी सीख है। लिया। जी, सवाल ये भी है गीता जी कि जब स्त्रियां बेबाक होकर लिखती हैं, कुछ कहती हैं और वर्जनाओं की दीवारों को तोड़ती हैं, तो निश्चित ही कहीं न कहीं उनको फ्रेमवर्क में एक खांचे में फिट कर दिया जाता है और उस मिथकीय हाँ चरित्र में डाल दिया जाता है हाँ कि भई हाँ, इन्होंने ये कामुक हैं, ये जी उच्छृंखल हैं हाँ और ये चरित्रहीन है, सो कॉल्ड, मैं वो शब्द हाँ लाऊँगी अपने हाँ, दर्शकों बिल्कुल। के लिए। अरे तो ये शूर्पनखा को चरित्रारोपण आप क्यों? देखिए ना, ये हुँ, शूर्पनखा को देखिए, हमारे यहाँ भारत में स्त्रियां प्यार में और सेक्स में असर्टिव क्यों नहीं होती हैं? इसीलिए नहीं होती हुँ, हैं कि दोनों में अगर असर्ट करेंगी, पहल करेंगी, तो उनको आप हुँ, चरित्रहीन करार दे देंगे। उसका पुरुष भी, हुँ, उसका जो साथी है, वो भी उसको एक बिल्कुल। बार संदिग्ध होकर देखेगा कि अरे ये असर्टिव है। तो हुँ, कभी भी स्त्रियां असर्टिव नहीं होती है। शूर्पनखा को किस बात की सजा मिली? इसी बात की, क्योंकि बिल्कुल। वो उसे, वो असर्टिव थी, तो उसको सजा मिली, तो वो विलेन हो गई हमारे समाज में। इसी तरह से जिस जिस स्त्री को इस्तेमाल किया गया, हुँ, पूतना को इस्तेमाल किया गया, जिस जिस स्त्री को इस्तेमाल किया गया, उसे विलेन बना दिया गया। मिथकीय कई कैरेक्टर, अहिल्या को आपने देखे पत्थर बना दिया उसको। हुँ, आप परशुराम को पूछते हैं, मैं तो नहीं पूछूंगी परशुराम को, जिसने ये अपने पिता के कहने पर अपनी माँ का गला काट दे, ऐसे बेटे को कौन माँ पूजेगी, कौन स्त्री हुँ, हुँ, पूजेगी? हुँ। मैं नहीं पूछ सकती। मैं आपको कहती हूँ, मैं राम ठीक है, इस देश की नसों में राम है। लोहिया जी ने कहा है कि जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं कृष्ण जी, राम शिव से, लेकिन मैं मिथिलांचल से हूँ ना, मैं सीता के की के धरती दुख से के हैं साथ आप। जुड़ी हुई हूँ। तो हुँ, हुँ, मैं नहीं माफी दे सकती। अगर वो सीता से जुड़ी हूँ तो मैं उन्हें माफी नहीं दे सकती, मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं श्रीलंका गई, जहाँ पे अग्नि परीक्षा हुई थी, वहां जाके मैं सर पीट कर आई। मैं वाल्मीकि आश्रम गई, जहाँ सीता रही थी, जहाँ लवकुश रहे थे, वहां दर्द से भर के आई, वहां मैं दर्द में डूबी। तो मैं जहाँ पाताल में समाई, मैं वहां गई, तो मैं सीता के से ज्यादा कनेक्ट करती हूँ अपने को। तो ऐसे में मेरा जाहिर है कि मैं सीता के साथ मेरी सारी सिंपैथी और सारी मोहब्बत सीता से होगी, राम से नहीं हो सकती। ज़ाहिर है कहीं तो न इसी तरह कहीं वर्जनाएँ तोड़ती महिलाएँ बागी हाँ हो रही हैं हाँ और उस हाँ, बागीपन के एकदम। खाँचे में उनको हाँ कहीं न कहीं एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी मैं अभी भी चर्चा कर रही थी
कि आप वर्जिन और नॉन वर्जिन के खांचे में उसको डालते हैं। उन वर्जनाओं की तह में उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। तो जाहिर है ये महिलाएं बागी हो गई हैं, वर्जनाओं को हाँ, तोड़ रही हैं। वर्जिनिटी का जो कौन सा उषा किरण खान दीदी कह रही हैं कि मैं चली। हाँ उषा दीदी, उनको थैंक नींद यू, आ आप रही है। आई। हाँ हाँ, नींद आई आपको, थैंक यू। ये दर्शनी ने लेट से शुरू किया है, बाकी अब बाद में सुन लीजिएगा। आप इतनी देर रही, बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत बेबाक बातचीत हो रही है और हाँ हमारे हाँ दर्शक नीचे से लिख भी हाँ रहे हैं कुछ कुछ। आप बिल्कुल हाँ सही कहा आपने, हाँ हमारी हाँ अंजलि झा भी लिख रही हैं। हाँ, अंजलि झा, हाँ। तो हम लोग क्या किस टॉपिक पे, उषा दीदी से वो वो तो वो जो मिथक्य, हाँ मिथक्य, अभी पवन करण जी ने का 2 कविता संग्रह है स्त्री शतक करके, उसमें जी जितनी मिथक्य स्त्रियां हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, अगर मुझे पहले जी पता होता कि सवाल आप पूछेंगी तो किताब में यहाँ सामने रख के आपको पढ़ पढ़ के सुनाती। उसमें उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं हैं, वो स्त्री शतक वाली कविताएं, जितनी मिथक्य किरदार थी, उन जी सब के साथ जो अन्याय हुआ है, जी जी उन सारे अन्यायों को उन्होंने उसको लेकर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। बल्कि उस जी पे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है आगे, उन मिथक्य चरित्रों पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। एक मैं बताती हूँ कि बहुत विष्णु लक्ष्मी की बात करते हैं लोग। मैंने एक कहानी पढ़ी कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 मिनट समय तो मैं कहानी बता दूं आपको। जरूर जरूर। ये जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों धरती पर आए घूमने, तो एक किसान की फसल लहलहा रही थी, तो लक्ष्मी जी को फसल बहुत अच्छी लगी, तो वो कच्चा जी खाने जी वाली फसल थी, वो खा गई। तो किसान उधर से आया, फसल देख के दुखी हो गया कि मेरी फसल खा गई है। तो विष्णु जी बड़े न्यायप्रिय और पुरुष थे, डिक्टेट करते थे, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा कि तुमने इसकी फसल खाई है, तुम्हें इस किसान के साथ रहना पड़ेगा। तो 12 साल की सजा देकर विष्णु जी चले गए। अब देखिए, ये फैसला विष्णु जी करते हैं कि लक्ष्मी ने फसल खाई है तो 12 साल उस किसान के साथ रहेंगे। 12 साल बाद विष्णु जी आते हैं लक्ष्मी जी को ले जाने, तो किसान मना कर देता है कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तो लक्ष्मी जी के सामने धर्म संकट, उनका भी किसान के साथ मन लग गया है। अब वो विष्णु कह रहे मेरे साथ चलो। तो एक स्त्री देखिए आप, निकाह फिल्म याद आ रहा है आपको, एक स्त्री हम्म। बीच में है, इधर किसान है। हमारे मिथकों में बहुत सारी सांकेतिकता है, बहुत सारी जी जी प्रतीकात्मकता है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी। इधर विष्णु जी, इधर किसान। 12 साल हो रही, किसान संपन्न हो गया, किसान कह रहा मैं नहीं जाने दूंगा। विष्णु जी कह रहे 12 साल की अवधि पूरी हो गई, अब मेरी। तो 12 साल तक लक्ष्मी की याद नहीं आई आपको, 12 साल तक लक्ष्मी आपकी नहीं थी, अवधि पूरी हो गई तो अब लक्ष्मी आपकी हो गई, तो लेने आए। अब लक्ष्मी जी धर्म संकट में, तो उस स्त्री ने क्या रास्ता निकाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस लक्ष्मी जी ने रास्ता निकाला कि ठीक है, मैं 6 महीने तुम्हारे यहाँ, 6 महीने इस तरह का एक समय बांध दिया कि मैं उधर विष्णु जी के क्षीर सागर में, और फिर तुम्हारे यहाँ आना जाना करती रहूंगी। स्त्री, आज की स्त्री इसी दुविधा से बाहर आ चुकी है। उसे आप बिल्कुल, और डिक्टेट तभी नहीं उस कर पे सवाल सकते, उठ रहे हैं। उसे आप बिल्कुल, और डिक्टेट नहीं तभी कर सकते, उसको और तभी उस विष्णु जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब उसको, वो तभी किसान उसे को खास पहचान पैमाने गई। में बाँटा गया है ना, तभी उसे ये कहा जा रहा है आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और हाँ जैसा कि मैं मानती भी हूँ कि जयशंकर प्रसाद ने बड़ा अच्छा कहा था कि नारी की करुणा अंतर जगत का उच्चतम विकास है और जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं। तो नारी करुणामयी भी है, भावमयी भी है और जब वो प्रकांड अपने प्रचंड रूप में आती है तो तमाम आवेगों को और धाराओं को पार कर जाती है। हम गीता जी में वो प्रचंड आवेग देख रहे हैं और उस जो एक्चुअली टूटा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक मतलब उन्होंने एक बचपन की बढ़ी बढ़ी खूटा चीर, खूटे में दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले परदेश जाऊं। तो मैं वही, वो चिड़िया थी जो उड़ के फिर बोला कि जी 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 चिड़िया बढ़ई के पास जाओ, तो वो दूसरे के पास जाती है कि खूटा चीरो, कोई खूटा नहीं चीर पाता है। तो मेरा खूटा तो मैंने और मुझे खुद ही लगता है गीता को चीरा है। जी बिल्कुल, गीता को जो जो आत्मसंबल मिला और जो ताकत मिली वो कहीं न कहीं किताबों से भी बहुत मिली, क्योंकि आप पहले भी बता चुकी हैं किताबों ने आपको बड़ा प्रेरित किया और बहुत बड़ा बहुत संबल दिया। वैसी बहुत बहुत कालजयी कहानियाँ और वैसी कालजयी आत्मकथाएँ जो नारियों के ऊपर लिखी गई थी, उन उन किताबों ने, उन क्लासिक्स ने आपको कहीं न कहीं एक जीवन में नया मोड़ बहुत दिया है, बदला। जैसा आप बता रही मुझे हैं। मुझे मुझे जितनी स्त्री किरदारों पे किताबें लिखी गई उन सबने बहुत बदला है। हाल में 4 साल पहले मैंने उषा किरण खान का भामती पढ़ा। दीदी अभी है सुन, हुँ, भामती पढ़ के तो फक से, जिसको कहते हैं ना, दिमाग एकदम खुल गया। बताइए 12वीं 13वीं शताब्दी की स्त्री, 13वीं, हाँ 13वीं जी, जी। 14वीं शताब्दी की स्त्री दीदी हैं, वो बताएंगी कि भामती
आप पढ़ेंगी, उसको हिंदी और मैथिली दोनों में उपलब्ध है। भामती उस शताब्दी की स्त्री जो एजुकेशन को लेकर काम करती थी और छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाती थी। बाद में उस गांव में, जहाँ की भामा गांव है, भामती है, जब खुदाई हुई तो जमीन से सरस्वती की मूर्तियां निकली। इससे ये साबित होता है कि वहां पे भामती स्कूल चलाती थी और बच्चों, मतलब गुरुकुल चलाती थी और लड़कियों को पढ़ाती थी। तो ये सारी चीजें मुझे, अपनी चीजों ने बहुत बदला, बहुत मेरे भीतर जो केमिकल रिएक्शंस हुए, जो लोचा, समाज के लिए केमिकल लोचा। और सवाल तो ये भी है कि नारियां अधिकार इसलिए चाहती है क्योंकि वो खुद उसका सदुपयोग कर सके और पुरुषों को उसके दुरुपयोग से बचा सके। अधिकार तो इसलिए चाहिए होता है ना नारियों को, भाई अधिकार है तभी तो आप दूसरों को दुरुपयोग से रोक सकेंगे ना। तो अधिकार का क्या मतलब है? अधिकार का मतलब यही है कि आप हम पर अत्याचार न कर सके, बिल्कुल, और बिल्कुल। हम अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को रोक सके। और सवाल ये भी है कि किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी की दिशा को देने के लिए दो पंख चाहिए होते हैं, और एक पंख स्त्री है, दूसरा पंख पुरुष है। अगर एक पंख ना हो तो दूसरा स्वयं वो पक्षी उड़ नहीं पाएगा। तो हम बातचीत नहीं, का लेकिन सिलसिला पुरुष ऐसे ही समाज जारी जो रखें। पुरुष समाज ने शुरू से स्त्री का पंख अपने बगल में दबा कर काटा रख हुआ लिया। वो जो पड़ी जब आई धरती, वो वो जो हमारी पड़ी पुरुष आई थी, प्रधान समाज की मानसिक विकृति का परिचायक है। वो अरे मानसिक वो जब परी विकृति है। आई थी, जब अप्सराएं आई थी धरती पर, रंभा। तो उनको धरती बहुत बहुत मोहक लगा। नहीं, वो दूसरी अप्सराएं थी, उनको धरती बड़ा मोहक लगा। तो उन्होंने यहाँ धरती के पुरुषों से प्यार किया और उन्हें अपने पंख दिए और कहा कि इसको संभाल के रखना, जब मेरा मन होगा मैं वापस जाना चाहूंगी तो मुझे दे देना। तो पुरुषों ने वो पंख ऐसे जलाए कि उस पंख का राख मिला है हम लोगों को। वो तो नहीं जा सकी वापस, वो स्त्रियों में बदल गई। अब उस राख से फूक फूक के हम लोग पंख निकाल रहे हैं और बिल्कुल। और तभी लक्ष्मीबाई भी, और तभी इतिहास की सबसे बड़ी किरदार लक्ष्मीबाई भी कहती हैं कि स्त्रियों का शारीरिक सामर्थ्य भले ही कम हो, लेकिन उनकी वाणी जो है वो असीम सामर्थ्य वाली है। तो वो बात जो है, वो वाणी जो है, वो जो विचार है, वो स्त्रियों को बहुत आगे ले जा रही है। खैर, हम चर्चा कर रहे थे इस बात पर, आपकी किताबें तस्करी के ऊपर काफी आई हैं और आपने शोध किया है। कैसे वहां जाना हुआ और अचानक ये सब मैं कैसे? अचानक नहीं 2008-9 की बात है। मैं आउटलुक में काम करती थी, एसोसिएट एडिटर थी वहां पे, और मुझे सोशल इश्यूज पे काम करना बहुत पसंद है शुरू से, और खासकर जो सोशल इश्यूज वो जिसमें वीमेन जुड़ी हो। उस समय मैं लिटरेचर सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे जुनून था। और तो मैंने उस दौरान इतने फेलोशिप किए हैं मैंने, मतलब सुनीता नारायण का सीएससी का फेलोशिप हो, पैनोस साउथ एशिया का हो, यूएनडीपी का हो, डब्ल्यूएचओ का हो, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया का हो, मतलब कोई बड़ा संस्थान जो फेलोशिप देता हो नहीं बचा था जहां से मुझे फेलोशिप न मिला हो। तो मुझे फेलोशिप के लिए सब्जेक्ट भरने होते थे सोशल इशू के। तो मैंने ट्राइबल आदिवासी लड़कियों की तस्करी उस समय बहुत जोरों पे थी। अखबारों में रोज खबरें छपती थी, रोज छापामारी होती थी, पकड़े जाते थे लोग। पूरे के पूरे ट्रेन बोगी में लड़कियां भरी हुई और तस्कर साथ में, और स्त्रियां भी तस्करी में संलग्न थी। तो मैंने सब्जेक्ट भरा फेलोशिप के लिए, मुझे फेलोशिप मिली। फिर मैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के मंडला, डिडोरी, बालाघाट की तरफ, उधर जितने आदिवासी जहां से मैंने केसेस, पुलिस थाने में जाके केसेस निकलवाए कि किस किस गांव से लड़कियां गायब हैं। उन गांवों में मैं गई और मेरे साथ कई लोग थे, मतलब जहां जाती थी वहां कोई ना कोई साथ में ले लेती थी जिनके साथ मैं जा सकूं। और रांची का पूरा गुमला, दुमका, उधर का पूरा इलाका, छत्तीसगढ़ का तो पूरा कई दिनों का दौरा था। मैं जाके वहां रहती भी थी। और जी हाँ, और उन घरों में केस स्टडी, जो किताब है मेरी सपनों की मंडी, वो वाणी प्रकाशन से आई है, उसकी एक स्टोरी अवार्डेड है, एक स्टोरी। उसी स्टोरी पे मुझे रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला था, उसी एक स्टोरी पे। उस समय प्रतिभा पाटिल थी प्रेसिडेंट। वो दौर था, वो दौर भी ऐसा था कि आपने इतनी मुश्किल भरे दौर में वो तमाम कहानियां इकट्ठा की और आपने संघर्ष करके वहां तक पहुंच वो चीजें लाई। दुर्गम, बहुत जंगलों के अंदर बहुत ज्यादा। जी गीता जी, एक सवाल हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं और ये मेरी तरफ से भी है कि चूंकि आप एक नजीर बन चुकी हैं बिहार के लिए, बिहार की मिट्टी के लिए, वहां की युवाओं के लिए और खासकर स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो हमारी नई पीढ़ी, एक नई पौध तैयार हो रही है, गीता जी क्या कर रही हैं? खास क्या कुछ कर रही हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए? क्योंकि अब ये वक्त है कि आप समाज को वापस करें।
देखो एकदम इसीलिए बोलती रहती हूँ ना, बातें करती रहती हूँ, अपने जीवन की कहानियां सुनाती रहती हूँ, अपने संघर्ष सुनाती रहती हूँ। देखिए मैंने एक काम तो जब वीमेन मैगजीन भी मैंने 1.5 साल निकाला, उसकी एडिटर थी वीमेन मैगजीन के आउटलुक के बाद, तो मैं लगातार अपने संपादकीय में और मैगजीन में भी इसी तरह की स्टोरी कराती थी जो स्त्रियों को के लिए आई ओपनिंग होती थी, जो उनको साहस दे सके। और मैं हमेशा, चाहे मंचों से हो, चाहे लाइव में हो, चाहे अपने लेखों में आलेख लिखती हूँ या कहानियां लिखती हूँ, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, उसमें सब में एक साहस दिखाई देगा। न दैन्यम न पलायनम, न दया न पलायन। पलायन नहीं करती है मेरी स्त्री। मैं तो पहली कहानी जब मैं लिखी थी तो उसमें स्त्री भागती है, तो बहुत संघर्ष चला कि क्यों भागती है। मैं 2-3 कहानियों में स्त्री पहले मैंने लिखा भागती है, नहीं भागेगी, वो तो ऑलरेडी विस्थापित नागरिक है। और डबल विस्थापन मेरा हुआ कि अपने राज्य से यहाँ आई, फिर अपने मायके से ससुराल स्त्री जाती है, तो डबल डबल स्त्री होने के कारण डबल विस्थापन। पुरुषों का तो एक ही विस्थापन होता है कि वो अपने गांव से शहर आ जाते हैं, स्त्री का 2 बार विस्थापन, तो हम डबल विस्थापित नागरिक हैं। तो मैं क्या क्या देखिए, मैं सोशल वर्कर होती तो बहुत कुछ करती, बहुत कुछ करने का मन है। तो मैं कभी कहीं कोई जरूरत होती है तो डोनेट कुछ डोनेट कर देती हूँ। मैं हमेशा ऑफर करती हूँ कि मेरी जहाँ जरूरत हो बात करने की, कुछ करने की। मैं रह नहीं सकती बिहार में जाके, क्योंकि घर यहाँ है, परिवार यहाँ, बच्चे सब यहाँ है, तो मैं 10 दिन 15 दिन का समय दे सकती हूँ, इससे ज्यादा का नहीं दे सकती। लेकिन कुछ समय बाद शायद मैं इससे ज्यादा देने लगूं, लेकिन अभी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा पूरा जीवन नौकरी में, फिर अपने को स्टैब्लिश करने के स्ट्रगल में, फिर परिवार, सब कुछ सब देखना पड़ता है। तो वो लेकिन मैं ये है कि कई बार आप किस्से सुनाते हैं ना, क्या देखिए कई तरह से होता है। आप किसी को साहस देते हैं कहानियां सुना के, आप किसी को साहस देते हैं उसको उसकी आत्मा को जगा के। तो मुझे लगता है कि मैं उनको किस्से सुना के, अपनी कहानियों के जरिए, मैं सोशल वर्कर अपनी नहीं हूँ आबृत्ति तो के मैं जरिए। कथाकार हूँ, तो मैं अपनी आबृत्ति के जरिए अपने जो मैंने जिस तरह से मैंने स्ट्रगल किया, मैंने मेहनत की अपने को, सबको कहती हूँ खूब पढ़ो, पढ़ने से और खूब साहस करो, बोलना सीखो, मुंह से बोल फूटे। मैं तो अपनी मेड को भी चुप्पी कहती हूँ तोड़ो। कि बिल्कुल। हम बोलती हूँ कि चुप्पी तोड़ो, बोलो। बोलना आता है ना, प्रतिरोध करना, विरोध करो। अगर तुम्हें कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो बोलो कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, घुट के मत रहो, भुनभुनाओ मत उधर जाके। मुझे बड़बड़ाती हुई स्त्रियां जो सिमोन के उपन्यास वुमेन डस्ट उपन्यास में भी है कि हमेशा एक स्त्री है वो हमेशा बड़बड़ाती रहती है, तो वो बड़बड़ाती हुई औरतें मैंने अपने गांव घर में बहुत देखी। मुझे वो बड़बड़ाती हुई आपको स्त्री बेबाक इस सदी स्त्रियां में अच्छी नहीं लगती। चाहिए। मुझे बिल्कुल बिल्कुल। इस सदी में बड़बड़ाती हुई स्त्री नहीं चाहिए। जो घुटती है वो बड़बड़ाती है। ये घुटन कम हो, बड़बड़ाना बंद हो, स्पष्ट बात करे, ना कहना सीखो जो नहीं पसंद तो नहीं, ये करना नहीं करना, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एकदम बिल्कुल निर्णायक। अपने को ये मानना चाहिए कि वो सेंटर में, वो धुरी है सेंटर में। जिस दिन स्त्री अपने को मान लेगी कि वो सेकंड ग्रेड नागरिक नहीं है, तो इतना भी मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। तो बस बिल्कुल। उसको बिल्कुल। यही बात समझाना है कि वो सेकंड ग्रेड नागरिक नहीं है। हाशिए का दौर बीत गया, अब तो सेंटर में बिल्कुल। है, सेंटर में। अब वो मुख्य धारा से जुड़ी हैं और मुख्य धारा में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो जी जी। महिलाएं जो असत थी, अबला थी, वो शायद वो टैग लाइन कब का चला गया। अब हम 21वीं सदी के दौर और मुहाने पे खड़े हैं। बिल्कुल। यस यस। अ, हमने गीता जी से बहुत सारी बातचीत की, सीधे सवालों के सीधे बहुत जवाब भी टाइम लिए हो और गया। इन्होंने बड़ी बेबाकी ये जवाब भी दिया। क्या एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट की आप क्या संदेश देना चाहती हैं आपकी तरफ से युवाओं को? मैं क्लोजिंग कमेंट संदेश छोटा के सा, क्या मैसेज है ताकि आपकी ताकि हर घर में एक नई गीता पैदा हो, आप जैसी गीता पैदा हो, आपसे नहीं, बढ़ के गीता कोई से बड़ी अच्छी, गीता पैदा गीता हो। से नहीं नहीं नहीं, हर घर में गीता से अच्छी हर घर में मृदुला गर्ग हो, उषा किरण खान हो, ममता कालिया हो, हर कृष्णा सोबती हो, लक्ष्मीबाई हो, हर घर में बट लेकिन राह तो हर राह वही जाती है ना, हर घर गीता की हर राह वहीं हर तक घर में जाती है। दर्शनी जैसी स्त्री हो, लड़की हो, हर घर में दर्शनी जैसी लड़की हो, जो इतना साहस से बैठ के लोगों से बात करती है, बोलती है, सवाल उठाती है। सवाल उठाना बहुत जरूरी है। मुझे ये सवाल बहुत उठाती हुई लाजमी है। स्त्रियां
बहुत जरूरी है। तो और सवाल तभी उठेंगे, तभी उठाएंगे जब उनके पास विवेक होगा, और विवेक उन्हें बिल्कुल, बताएगा कि क्या गलत और क्या सही है। तो बिल्कुल, जरूरी नहीं कि आप मेरे रास्ते पे चले, जरूरी नहीं कि आप मेरे जैसा बने, मुझसे बेहतर बने, मुझसे अच्छी बने, मुझ और अच्छी बने, और साहसी बने, और उपलब्धि मिले, और खूब पढ़े, हाईली एजुकेटेड हो, और अच्छी नौकरी करें, बड़े पदों पे जाए, और नौकरी कभी ना छोड़े, अंत अंत तक करे, मेरी तरह ना छोड़े जो मैंने छोड़ दिया, कभी ना छोड़े, रिटायर हो, और खूब घूमे, खूब लिखें, साहसी हो, बोलना सीखें, बोलिए, बिल्कुल, बोलिए, बिल्कुल, बोल की लब आजाद है एक्सप्रेसिव तेरे, बने। बोल बोल क्या बात है, बोल क्या की बात लब है! आजाद है बोल तेरे, की लब तो आज़ाद है बोल, तेरे, बहुत आजाद है बढ़िया। तेरे, बोल बोल, बोलना बिल्कुल, जरूरी है, बिल्कुल। घुटना नहीं, बड़बड़ाना नहीं, वो गए दर, वो गए दौर, वो दौर गया। वो बिल्कुल, दौड़ बिल्कुल। गया। आज आज इन्होंने हमारे तमाम दर्शकों को गीता जी ने साहस से भरा है। न सिर्फ साहस से बल्कि अपनी आत्मनीति, अपने संघर्ष और तमाम जद्दोजहद की कहानियों से इन्होंने बड़ी बेबाकी से सबको वो बताया कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर कब का बीत गया। आज हम नए वर्ष के नए नए सदी के मुहाने पे हैं। आज की स्त्रियां अबला नहीं है। आज की स्त्रियां वो वर्जिन और नॉन वर्जिन के खांचे में कैद नहीं है। वो उन वर्जनाओं को तोड़ के कहीं आगे निकल चुकी हैं। वो आज की स्त्रियां मुखर बिल्कुल। हैं। बहुत 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 आभार गीता जी, आपने इतना अच्छा वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बहुत बेबाकी से सवालों का जवाब दिया, और मुझे तो बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। एंड सच कहूँ तो मेरे अंदर वो जो आग थी वो आग कहीं ना कहीं फिर से चिंगारी बन गई है। एंड निश्चित ही वो आग आगे और एक एक विस्फोट का रूप लेगी। तो जैसा कि हर बार हम करते हैं, और गीता जी से बातचीत का सिलसिला फिर किसी एपिसोड में जारी रहेगा अगर हमारे दर्शक चाहेंगे। और ऐसी बेबाक पत्रकार, कथाकार और लेखिका, खासतौर से महिला तो बहुत बिरले मिलती हैं। तो अरे आपसे बहुत है, बातचीत होती और रहेगी। भी है, और भी है, मनुष्य चेहरों से नहीं दिलों से पहचाने जाते हैं, क्या और बात है, क्या बात है, हम जबरदस्त। दिल से ही, तो हम दिल से ही जैसा कि बात हम करते अपनी, हैं। बिल्कुल, और आपने दिल से बखूबी बातचीत की है। आपके दिल की बयानबाजी को हमने सुना है, और वो हर दिल तक पहुंची है, वो दस्तक जो आपने आज वो शब्द कहे हैं। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, आते वक्त अपने दर्शकों के लिए और जाते वक्त अपने दर्शकों की तरफ से अपने अतिथि को कुछ कहते हैं, कुछ बोल, कि जैसा आपने भी कहा कि बोल की लब आजाद है लब तेरी, तो आजाद आज है मेरी तेरे। भी क्या बात है, तो आज मेरी भी लब आजाद है। और नीचे दर्शक भी क्या काफी बात। लिख रहे हैं, दर्शक दीर्घा में बैठ के बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो गीता जी को समर्पित कुछ पंक्तियां, कि मंजिल से कह इरशाद दे जरा इरशाद। क्या बात है, मंजिल से कह दे जरा कि अभी पहुंची नहीं हूं मैं, मंजिल से कह दो जरा अभी पहुंची नहीं हूं मैं, कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से कह दो जरा अभी भटकी नहीं हूं मैं, सब्र का बांध टूटेगा तो फना करके रख दूंगी मैं, दुश्मन से जरा कह दो अभी गर्जी नहीं हूं मैं, दिल में छुपा के रखी है लड़कपन की चाहतें, मोहब्बत से जरा हाँ। कह दो अभी बदली नहीं हूं मैं, कि वाह। साथ चलता है दुआओं का काफिला, कि साथ चलता हाँ, है क्या बात है। दुआओं का काफिला, किस्मत से जरा कह दो अभी तन्हा नहीं हूं मैं, अभी तन्हा नहीं हूं क्या मैं। क्या तो बात है, क्या गीता जी बात के है। लिए ये पंक्तियां, गीता जी पूरे लाव लश्कर के साथ आगे शुक्रिया भी बढ़ती शुक्रिया रहेंगी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और ये इंसानी जज्बातों के साथ महिलाओं के किरदार में, और महिलाओं के लिए एक प्रेरक किरदार बनती रहेंगी आगामी पीढ़ी के लिए, हमारी तमाम नई नौजवान पीढ़ियों के लिए, बिहार की स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, और मैं कहूँ बिहार क्यों पूरे देश के लिए। गीता जी, बहुत शानदार बातचीत रही आपके साथ। बहुत आभार। इतना बढ़िया सुनहरा अवसर संभवतः हमारे इस मंच पे कभी ना आया था जितना आज हमने बेबाकी से आपसे बातचीत की। बहुत आभार, बहुत थैंक यू, और बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बाय बहुत बाय। शुक्रिया। बाय 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 बाय, गुड बाय। नाइट। बाय दर्शनी। गुड नाइट।